इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले कंपनी लॉ के मैंने ऑलरेडी 3 सेशन लिए हैं, जिसमें मैंने रूट मैप समझाया था। एक क्लास में कंपनी लॉ का रूट मैप, एक आपकी बेसिक क्लास हो गई है, फिर दूसरी भी आपकी बेसिक क्लास हो गई है। अभी तक हमने 3 लेक्चर इसमें ले लिए हैं। आज 4th लेक्चर हमारा है, जिसमें हम हिस्ट्री और डेवलपमेंट की बात करेंगे कंपनी लॉ इन इंडिया। मतलब हम इसमें ये देखेंगे कि कंपनी लॉ जो इंडिया के अंदर है कब से है और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, किस तरीके से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इंडिया के अंदर डेवलपमेंट हुआ, और जितने भी लॉज बनाए जाते हैं वो सोसाइटी के लिए बनाए जाते हैं, और जिस तरीके से सोसाइटी में चेंजेस होता है उसी तरीके से हमारे यहाँ पे कंपनी लॉ या किसी भी लॉ के अंदर भी चेंजेस किए जाते हैं। तो हिस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी लॉ इन इंडिया। तो शुरुआती दौर की बात करते हैं, 1850 में चले जाते हैं। 1850 के अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर कंपनीज ओनली इन मद्रास, कोलकाता एंड बॉम्बे। इट मीन्स यहाँ पे एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट था जब ये कानून आया हमारे देश के अंदर, तो लिमिटेशन थी ओनली इंक्लूड्स अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज। मतलब लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, सिर्फ अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज ही बनती थी यहाँ पे। ऐसी कोई कंपनी नहीं होती थी जिसकी लायबिलिटी क्या हो, लिमिटेड हो। फिर उसके बाद 1857 में एक और नई चीज़ लेके आए, क्या कि इसके अंदर कवर कर दी गई, क्या कवर कर दी गई कि अभी तक तो सिर्फ अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी थी, अब इसके अंदर दोनों कवर कर दी गई, लिमिटेड भी कवर की और साथ में अनलिमिटेड भी कवर की। लेकिन इसमें फिर दोबारा से एक डिसएडवांटेज था कि यहाँ पे बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनी कैन ओनली बी रजिस्टर्ड एज अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। जो बैंकिंग कंपनी थी या कोई इंश्योरेंस का अगर बिजनेस करना चाहता है तो वो अनलिमिटेड लायबिलिटी के फॉर्म में ही कंपनी बन सकती है, लिमिटेड लायबिलिटी में नहीं बन सकती। 1860 के अंदर फिर दोबारा से एक नया चेंज आया कि बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी कैन ऑल्सो बी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। फिर दोबारा से इनको कवर किया गया। अब थोड़ा सा आगे चले, 1866 की बात करते हैं। ऑल टुगेदर न्यू लॉ गवर्निंग इनकॉर्पोरेशन। अब यहाँ पे कंपनी को बनाने से लेके कंपनी को रेगुलेट करना और किस तरीके से कंपनी को बंद किया जाएगा, ये तमाम कानून की जानकारी इस कानून के अंदर दी गई, जिसका नाम रखा था जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1866 1866। फिर उसके कुछ टाइम बाद इन द ईयर 1913 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट कंपनी भी कुछ नए कॉन्सेप्ट्स लेके आए और इंट्रोड्यूस की गई। 1936 के अंदर अब थोड़ी सी और अच्छी चीज़ें आने लगी, जैसे डायरेक्टर के फंक्शन, मैनेजिंग एजेंट्स, प्रोविजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, प्रोविडेंट फंड टू एम्प्लॉयज, ये सब चीज़ें भी आने लगी। और उसके बाद दौर शुरू हुआ हमारा देश आज़ाद होने के बाद का। इन द ईयर 1956 1956 फुल फ्लेजेस कानून आ चुका था, जिसकी पढ़ाई मैंने भी करी और पढ़ाया भी है बच्चों को। तो 2013 से पहले जो हमारा कानून था वो था कंपनी एक्ट 1956। कंपनी एक्ट 1956 काफ़ी सालों तक रहा, जैसे कि आपने देखा 2013 तक हमारा कंपनी एक्ट 1956 चला। और मैं आपको प्रैक्टिकली अगर बताऊं तो कंपनी एक्ट 1956 2013 तक नहीं चला, कंपनी एक्ट 1956 2016 तक चला। 16 के बाद भी कंपनी एक्ट 1956 के कुछ ऐसे प्रावधान थे जो हमें पढ़ाने पड़े 2013 के साथ साथ। क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ हिस्ट्री की, देखो जब तक आपको चीज़ों के बैकग्राउंड बेस नहीं पता होंगे तो आपको अगर कंपनी लॉ का बेस नहीं पता होगा तो किसका पता होगा। तो यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ आपको, जैसे कि जो सोसाइटी उसकी जो एक्सपेक्टेशन है, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो है कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट से एक्सपर्ट नॉलेज इन कंपनी लॉ। और अगर आपको इसका ज्ञान नहीं होगा तो किसको होगा। और अगर हम एज ए CS फैकल्टी में आपको नहीं पढ़ाऊंगी तो कौन पढ़ाएगा। तो हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम जीरो बेसिक से लेके चलते हैं, और यहाँ पे तो पूरे एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमें चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। और जो सच्चा CS वाला स्टूडेंट है वो बहुत ईमानदारी से इस चीज़ को पढ़ता है। तो एक दौर ऐसा था बच्चों, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी साझा करूँगी साथ साथ। एक दौर ऐसा रहा जब हमने कंपनी एक्ट 1956 पढ़ा, हमने कंपनी एक्ट 2013 पढ़ा और एक कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2015। मतलब एक ही साथ मुझे एक ऐसा टाइम आया था जब मुझे तीनों कानून एक साथ पढ़ाने पड़ रहे थे, कंपनी एक्ट 1956, कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2015 और कंपनी एक्ट 2013। इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ, जानना चाहोगे, मजा आएगा समझने में। इसकी वजह ये थी कि कंपनी एक्ट 1956 में 2000 में कोशिश की गई। एक्चुअली कंपनी एक्ट 1956 को बदलकर 2013 लाने के पीछे कारण ये था कि ये जर्जर हो चुका था कंपनी एक्ट 1956। 20 से 22 बार अमेंडमेंट कंपनी एक्ट 1956 में करी जा चुकी थी। और आप कुछ और भी अगर हम डीप प्रोविजन की ओर चलें, जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो, आपको छोटी कक्षा में पढ़ाया जाता है
कि इकोनॉमिक पॉलिसीज 1991 अगर आपने सुना हो, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो अगर उससे भी हम इन चीज़ों को लिंकअप करें, इन सब चीज़ों को कनेक्ट करें तो मुद्दा सामने निकल के आता है कि जब 1991 में इकोनॉमिक पॉलिसीज आई थी तो उस समय जो उद्देश्य था, उस समय जो लॉजिक था, वो था देश को नई दिशा देना। हमारा देश एक नए ट्रैक पे चला गया था, हमारी देश की इकोनॉमी बड़ी अच्छी स्ट्रांग पोजीशन में जा रही थी और हम एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस की ओर बढ़ रहे थे। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो प्रैक्टिकली अगर चीज़ें हम समझे और थोड़ी सी समझ रखें तो जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय बड़ी दिक्कत थी। देश आज़ाद होने के टाइम पे हमारा देश हर तरीके से, हर प्रॉब्लम से गुजर रहा था। आज हम 2023, 24, 25 की अगर हम बात करें तो ये एक नया देश है, ये एक नया भारत है। लेकिन उस समय हर तरीके की प्रॉब्लम थी। उस समय हमारे पास बेरोजगारी भी थी, उस समय हमारे यहाँ पे भुखमरी भी थी, उस समय हमारे यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो पॉवर्टी भी थी, गरीबी तो मैंने बता ही दिया, अनएजुकेशन भी बहुत ज़्यादा था और हमारे यहाँ ऑप्शन नहीं थे। और आप जानते हो जब कोई आदमी कमज़ोर होता है तो उसकी मदद भी कोई नहीं करता। फिर ऊपर से हमारे साथ एक और दिक्कत थी, वो थी लड़ाई। वो था लड़ाई, बार बार लड़ाई होना, बार बार परेशान करना, बार बार अटैक करना, बार बार पैनिक करना, और दूसरे चाहते हैं कि आपस में लड़े और ये और कमज़ोर और हम राजा बने। तो ये भी प्रॉब्लम थी। हमारे देश की आर्थिक स्थिति एक्चुअल में बहुत ख़राब थी क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और प्रॉब्लम से गुजर रहा था। लेकिन उस समय इंदिरा गांधी जी ने बहुत ही अच्छे स्टेप्स लिए, उन्होंने देश को बड़े अच्छे तरीके से संभाला। बहुत ही अच्छी लीडर, बहुत ही अच्छी डिक्टेटर थी। अगर इंदिरा गांधी जी के बारे में आप पढ़ो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई एम नॉट सेइंग राहुल गांधी, बट आई एम सेइंग इंदिरा गांधी। अभी तक भी अगर हम बात करें, शी इज़ अ वेरी गुड डिक्टेटर, गुड लीडर, एंड उनके अंदर काबिलियत, उनके अंदर क्वालिटी थी और उनके अंदर क्वालिटी डेवलप की गई थी। अगर आप इंदिरा गांधी जी के बचपन की बात करो, इंदिरा गांधी के पिताजी का आप नाम जानते हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी था, और बहुत ही प्यार के साथ परिपक्व तरीके से उन्होंने अपनी बच्ची की परवरिश करी थी। और इवन जो राजनीति के गुण होते हैं, जो राजनीति की परख और समझ होती है, वो उन्होंने बचपन से ही अपनी बच्ची के साथ डिस्कशन करना स्टार्ट किया। और एक समय उन्होंने बहुत संघर्ष भी किया। एक इतने अमीर घराने की बच्ची होने के साथ साथ, अमीर घर की लड़की होने के साथ साथ, ऐसा बोला जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जो घर था, जो उनकी महल था, जो उनकी कोठी थी, उसके 10 गेट थे। तो इंदिरा गांधी जी कौन से गेट से निकल जाए, इसीलिए 10 के 10 गेट पे गाड़ी खड़ी रहती थी कि पता नहीं कौन से गेट से निकलेंगे और किस में वो बैठ के चली जाएंगी। तो ऐसा बोला जाता है कि 10 के 10 गेट के बाहर गाड़ी खड़ी रहती थी। कई बार जब भी अभी कभी कुछ समाज में कोई बात की जाती है कि अरे आपकी तो बस लड़की है, लड़की, ऐसे बोला जाता है ना, एक ही लड़की है, तो एक मिसाल दी जाती है कि देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सिर्फ एक ही लड़की थी, लड़का नहीं था। इसके बावजूद भी उन्हें कितना बड़ा नाम लड़की नहीं दे दिया, है ना। तो ऐसी मिसाल दी जाती है, बच्चा चाहे एक ही हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन अच्छा होना चाहिए। और हमेशा ये चीज़ फोकस की जाती है कि जो नाम बड़ा होता है वो अपने कर्मों से होता है। बच्चों से उम्मीद की जाती है, लेकिन इतनी काबिलियत रखनी चाहिए कि हम अपने नाम से ही बड़ा करें, या फिर बच्चों के अंदर इतनी क्वालिटी दें कि वो बहुत बड़ा नाम कर सके। तो जब उनकी शादी हुई थी, शादी के बाद भी उन्हें जेल जाना पड़ा, जेल में रही वो, बहुत संघर्ष किया उन्होंने, क्या नहीं किया, सब कुछ खोया। अगर देखा जाए देश की राजनीति के लिए उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किए। उनके हस्बैंड की डेथ हुई, उसी के साथ साथ उनके पिताजी भी चले ही गए थे। फिर आपने देखा कि आगे चल के उन्हें अपना लड़का भी खोना पड़ा, संजय गांधी जी। तो राजीव गांधी जी भी इसी पॉलिटिक्स में चले गए। लेकिन बहुत कुछ खोया भी है कांग्रेस ने, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी कहा जाता है कि सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो इंसान, लाइक ह्यूमन बींग्स होते हैं, और वो उन्होंने खोए हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं आंक सकते कि एक है तो दूसरा भी वैसा ही होगा। इवन घर में 2 बहन भाई होते हैं तो दोनों इक्वल नहीं होते, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उस टाइम की जब हमारा देश आज़ाद हुआ। तो उस समय हमारा देश बहुत आर्थिक स्थिति से गुजर रहा था, बहुत प्रॉब्लम्स थी। बिजनेस तो अब भूल ही जाइए, बिजनेस का तो नाम ही था सिर्फ। लेकिन धीरे धीरे उन सब चीज़ों से हम उबरने लगे। 1956 एक्ट आया। 1956 एक्ट 2013 तक चला। 1991 में इकोनॉमिक पॉलिसीज आई, देश को एक नई पहचान मिली, एक नया रुख हुआ। पहले हमारे देश के अंदर लगभग सभी लोग कृषि पे आधारित थे, ओनली एग्रीकल्चर बेस्ड थे, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी थी नहीं। अगर जमीन 10 बीघे जमीन है, 4 लड़के हैं, तो 4 के 4 लड़के जमीन में ही लगे हुए हैं। लेकिन आज की डेट में मूव कर रहे हैं। आज की डेट में अगर 10 बीघे जमीन है, 4 लड़के, तो एक ही लड़का गांव में रहता है, 3 लड़के बाहर निकल जाते हैं काम करने के लिए। उन्हें पता है इसमें 10 बीघे में कुछ नहीं होना। लेकिन उस समय टोटली डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ कृषि पर थी, सिर्फ और सिर्फ जमीन पर थी। लेकिन अब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा। इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो पेस मिला, जो
एक हम कह सकते हैं कि एक जो पाथ मिला वो मिला 1991 के बाद। तो उस समय हमारे देश के अंदर सिर्फ पॉलिसीज के साथ साथ कुछ और भी बदलाव करने पड़े, जैसे कि आपके कोर्स से कनेक्टेड मैं बता रही हूँ, हमारे यहाँ पे एक बहुत पैथेटिक कानून था MRTP एक्ट, जो कि मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्शन करता है, मोनोपोलीज बनने से रोकता था। वर्ल्ड बैंक कहने लगा कि एक तरफ तो तुम 1991 की पॉलिसीज की बात कर रहे हो, एक तरफ तो तुम अपने देश को अलग पहचान देना चाह रहे हो, दूसरी तरफ तुम्हारे यहाँ पे ऐसे कानून है जो मोनोपोलीज क्रिएट करने पे रोक लगा रहे हैं, मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्शन पॉलिसीज है, MRTP पॉलिसीज है, इसे चेंज करो। तो MRTP एक्ट को रिप्लेस करके हमारे देश के अंदर एक नया कानून आया, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। कॉम्पिटिशन एक्ट हमारे देश के अंदर आया। फिर उन्होंने कहा कि एक तरफ तुम 1991 की बातें कर रहे हो, दूसरी तरफ आपके यहाँ पे जो फॉरेन करेंसी से कनेक्टेड कानून इतने पैथेटिक है कि क्या है, फेरा था हमारे यहाँ, तो फेरा को रिप्लेस करके फेमा लाया गया। तो फेमा आया, उसी के साथ साथ हमारा कॉम्पिटिशन एक्ट आया। फिर जरूरत तो कंपनी एक्ट 1956 को भी चेंज करने की थी, पर ये बहुत आसान काम नहीं था। उसमें हर बार हर समय जब जब जरूरत पड़ी तब तब चेंजेस करे, अमेंडमेंट्स करते रहे, और एक स्थिति ऐसी बनी कि अब इससे काम नहीं चल सकता, अब इन्हें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो 2013 में कंपनी एक्ट 2013 पिक्चर में आया, इफेक्टिव हुआ, परंतु कुछ कानून जो थे, जैसे NCLT से कनेक्टेड प्रोविजंस थे, NCLT से क्वाशी जुडिशियल बॉडी, तो NCLT से कनेक्टेड जो कानून थे वो अभी भी NCLT पिक्चर में आ नहीं पाया। NCLT पिक्चर में इस वजह से नहीं आ पाया क्योंकि उसका केस जो था वो पेंडिंग चल रहा था कोर्ट में, और कोर्ट से जब तक डिसीजन ना आ जाए तब तक NCLT के प्रोविजंस पिक्चर में नहीं आए। तो NCLT के ये लगभग आया था, NCLT का जो केस जीती थी गवर्नमेंट, वो जीती थी जून 2016 में, यस जून 2016 में। तो जून 2016 में जब केस जीती तो उस समय तक 2013 से जून 2016 तक कंपनी एक्ट 1956 के प्रोविजन चले। NCLT के क्योंकि नए प्रोविजन इफेक्टिव नहीं हुए तो मजबूरी थी कि कंपनी एक्ट 1956 के जो ओल्ड प्रोविजंस थे वो ही हमें भी पढ़ाने पड़े, और इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी, कोर्ट्स में भी वही प्रोविजंस चले। जब नए प्रोविजंस आ गए 1956 वो 2013 के NCLT के, तब जाके वो खत्म हुए। कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2015 में ही आ गया था। 2015 में अमेंडमेंट एक्ट भी पढ़ाना पड़ रहा था, 2013 एक्ट भी था, और आपका कंपनी एक्ट 1956 भी था। अब पिक्चर में आया कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 का अगर पूरा लॉजिक मैं बताऊं तो कंपनी एक्ट 2013 का थोड़ा सा इतिहास ये है कि 620, हाँ, कंपनी एक्ट 1956 के अंदर 620 सेक्शन थे, और कंपनी एक्ट 1956 में ज़्यादातर जो काम किए जा रहे थे, जो काम हो रहे थे, जो काम कर रहे थे, वो सारे के सारे अप्रूवल बेस्ड थे। अप्रूवल लेनी है, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी है, XYZ। वहाँ पे कोई भी काम सेल्फ रेगुलराइजेशन वाले नहीं थे, सेल्फ रेगुलेट नहीं होते थे, डिटेल प्रोविजंस थे। कंपनी एक्ट 2013 में कहा भाई एक काम करो कि क्या, सेक्शन करो कम और रूल्स बढ़ाओ। कि रूल्स क्या, कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दो, उन्हें जैसे भी अपने हिसाब से सही लगे वो बदलाव कर सके। तो आप देखो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर 470 ही सेक्शन है, 470 सेक्शन आर देयर, लेकिन कंपनी एक्ट 1956 के अंदर 620 सेक्शन थे। तो इन्होंने यहाँ पे जब ये आया, कंपनी एक्ट 2013 आया, तो इसके अंदर बहुत सारा जो फोकस था वो ट्रांसपेरेंसी को लेकर था, वो डिस्क्लोजर्स थे, वो सेल्फ रेगुलेशन था, वो डिटेल कंप्लाइंसेस थे। आपको बाहर किसी से नहीं पूछना, आप वहीं पर रहिए, ज़्यादा कंप्लाइंसेस करिए, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखिए, प्रोटेक्शन ऑफ शेयर होल्डर्स होगी। तो कंपनी एक्ट 2013 की जो पहली बार जो एसेंट मिली थी वो मिली थी 30 अगस्त 2013 को। 30 अगस्त 2013 का वो दिन था जब कंपनी एक्ट पिक्चर में आया था, और इट एम्पावर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट टू फोर्स वेरियस सेक्शन फ्रॉम सच डेट एज मे बी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट। इसका मेन फोकस किस पे था, मैंने आपको पहले ही बताया कि सेक्शंस का पालन करो, सेल्फ रेगुलेट करो, नो नीड टू टेक अप्रूवल फ्रॉम अथॉरिटी, नो नीड टू टेक अप्रूवल फ्रॉम RD, नो नीड टू टेक अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, नो नीड टू टेक अप्रूवल, जस्ट टू फॉलो द रूल्स योरसेल्फ इन योर कंपनी एंड टेक अप्रूवल ऑफ देयर ओन शेयर होल्डर्स एंड डू योर वर्क। तो यहाँ पे काम ईजी हो गया, जिसे हम बोल सकते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। एक है कि आपको इससे पूछना है तब काम होगा, उससे पूछना है तब काम होगा, एक होगा किसी से नहीं पूछना,
ये कुछ काम है, कुछ कंडीशन से, कुछ नियम है, इनका पालन करो और काम कर लो। तो बताइए क्या काम करना आसान हो गया? ऑब्वियस सी बात है, काम करना आसान हुआ। तो यहाँ पे फिर इन्होंने जो मेन फोकस किया वो किस पे किया बताइए? सेल्फ रेगुलेशंस कपल्ड विद एम्फेसिस ऑन कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब कंपनी जो है वो लोगों की है, लोगों के लिए, शेयर होल्डर्स की है, शेयर होल्डर्स के द्वारा शेयर होल्डर्स के लिए काम किया जाएगा। अब कंपनी एक्ट 2013 के अंदर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी आए जो पुराने थे, जो पहले भी थे अब भी हैं। जैसे प्राइवेट कंपनी पहले भी थी अब भी है, पब्लिक कंपनी पहले भी थी अब भी है। परंतु अगर हम बात करें ओपीसी कंपनी की, वो कंपनी 1956 में नहीं थी लेकिन 2013 में इंट्रोड्यूस करी, क्योंकि जरूरत थी कि इवन अ सिंगल पर्सन कैन डू बिजनेस इन अ कंपनी फॉर्म। तो ओपीसी कॉन्सेप्ट इज वेरी न्यू इन द कंपनी एक्ट 2013। एंड क्यों आया यह आपने समझ लिया होगा। उसके साथ में बात करूं वुमेन डायरेक्टर के प्रोविजन की, वुमेन डायरेक्टर प्रोविजंस आर, वुमेन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट इज नॉट अवेलेबल 1956, बट इट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, अगेन अ न्यू कॉन्सेप्ट अंडर कंपनी एक्ट 2013, जो पहले नहीं था अब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, उत्साह देने के लिए, महिलाओं की इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए, और हम वर्ल्ड में एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी हम इक्वली इंपॉर्टेंट समझते हैं और उनको भी हम आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा देते हैं। तो नया कॉन्सेप्ट आया कौन सा? वुमेन डायरेक्टर्स का। फिर उसी के साथ साथ डिस्क्लोजर्स पे बहुत फोकस किया गया, डिस्क्लोजर्स ज़्यादा होंगे, अकाउंटेबल, जिम्मेदार ज़्यादा होंगे। तो इसके साथ साथ यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया बच्चों जो पहले नहीं था, एसोसिएट कंपनी का। ये एसोसिएट कंपनी पहले नहीं थी लेकिन एसोसिएट कंपनी अब है। अब ये एसोसिएट कंपनी क्यों आई, इसका भी लॉजिक थोड़ा सा हम समझते हैं। ये थोड़ा सा बढ़ा देना, अगर बढ़ जाए तो, इंक्रीज हो जाए तो आगे से, बस। थैंक यू। बेसिक ही पढ़ रहे हैं, अभी हम बेसिक क्लास ही कर रहे हैं। कंपनी लॉ का फर्स्ट चैप्टर आप बोल सकते हो उसे, फर्स्ट चैप्टर, कंपनी लॉ का फर्स्ट चैप्टर बोल सकते हो आप। चलिए जी। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया कौन सा? एसोसिएट कंपनी। अब मुद्दा उठता है कि एसोसिएट कंपनीज क्या होती हैं, एसोसिएट कंपनी किसे बोलते हैं और ये क्यों आया। तो देखो, आपने शायद CSEET में भी पढ़ा होगा कि अगर 51% और मोर कंपनी वोटिंग पावर कंट्रोल कर रही है तो उनका स्टेटस होल्डिंग सब्सिडरी का हो जाता है। यस और नो? अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में, आपको मैं बता देती हूँ, एक कंपनी दूसरी कंपनी में, सपोज करो ये एक्स लिमिटेड है ना, और ये एक्स लिमिटेड जो है वाई लिमिटेड में 51% और मोर वोटिंग पावर कंट्रोल कर रही है, ठीक है। तो अब क्योंकि एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड के अंदर 51% और मोर वोटिंग पावर कंट्रोल कर रही है, तो ये वाई लिमिटेड को जो बोला जाता है, ये जो वाई लिमिटेड को बोला जाता है सब्सिडरी कंपनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इस कंपनी को बोला जाता है होल्डिंग कंपनी। चलो जी, हमें समझ में आया। अब मैं आपको ओल्ड कंपनी एक्ट 1956 की बात बताती हूँ। तो ओल्ड कंपनी एक्ट 1956 के अंदर एक कॉन्सेप्ट था कंसोलिडेशन का। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, समझा रही हूँ सिर्फ। ये सारी चीज़ें मुझे रिपीट करनी है आगे, अभी मैं बेसिक बता रही हूँ आपको। ये बता रही हूँ क्या क्या कंपनी एक्ट 2013 में चीज़ें आई हैं और क्यों आई हैं। इंट्रोडक्शन है ये आपके फर्स्ट चैप्टर का। तो अब कंसोलिडेशन का मतलब ये होता है कि मान के चलो देयर आर सो मेनी शेयर होल्डर्स इन एक्स लिमिटेड, 1 2 3 4 ऐसे करके 1000 शेयर होल्डर हैं। उन्होंने एक्स कंपनी को पैसा दिया और एक्स कंपनी ने अपना पैसा वाई में लगा दिया। समझो मेरी बात, एक्स कंपनी ने किस में लगा दिया? देखो, जो सच्चा कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट है वो क्लास पूरी बिल्कुल ध्यान से सुनेगा और पढ़ेगा, तभी जाके वो आगे पेपर दे सकता है। नहीं तो कंपनी लॉ के पेपर में अच्छे अच्छे जो अपने आप को अत्ते कहाँ समझते हैं उनके तोते उड़ जाते हैं। मेरी बात समझना, जो बच्चा कॉन्सेप्चुअल पढ़ेगा, कॉन्सेप्ट्स के थ्रू पढ़ेगा, पेपर बहुत आसान आता है। लेकिन मैंने कहा जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े क्या समझते हैं, अत्ते घात समझते हैं, अपने आप को ये समझते हैं हमें पूरा कंपनी लॉ टिप्स पे रटा पड़ा है, उनके भी क्या उड़ जाते हैं,
तोते उड़ जाते हैं, तोते इसलिए उड़ जाते हैं, चिड़िया बच जाती हैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट्स नहीं पकड़ते। कॉन्सेप्ट को पकड़ना जरूरी है, जो क्योंकि ये पेपर ऐसा होता है जिसमें कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट से पूरी की पूरी उड़ेल लिया जाता है उसको ढंग से, कि बता तुझे क्या आता है, क्या तुझे आता है, आता है, आता है, आता है। तो यहाँ पे पूरी वर्थ चेक कर ली जाती है इस पेपर के अंदर, ठीक है। तो खाली प्रोविज़न याद करने के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल स्ट्रांग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट्स भी आपके स्ट्रांग होना ज़रूरी है। आर यू गॉट द पॉइंट? अगर थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, अच्छा लगेगा आपको देख के काफ़ी। सॉरी नहीं दिखा सकती। अच्छा कनेक्ट हो गया, आपकी किस्मत अच्छी है। कंपनी लॉ का पेपर दिखाती हूँ अभी रिसेंट, आपसे पहला जो आपका अटेम्प्ट हुआ है ना, अभी जो पेपर चल रहे हैं, आप तो दे नहीं रहे हो, आप दे थोड़ी रहे हो, आप देते तो यहाँ थोड़ी बैठते, तो पेपर चल रहे हैं उसका पेपर दिखा रही हूँ किस तरीके का। ये देखो, ये डिपॉजिट से क्वेश्चन पूछ लिया 5 नंबर में, ये आप क्वेश्चन देखिए, सारे केस हैं A to Z, कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन, सारी केस स्टडी। और केस स्टडी कुछ इस तरीके की बनाई कि एक ही प्रोविजन के अंदर 3 प्रोविजन घुसा दिए, और अब बताओ क्या सही है क्या गलत है। तो ये देखो, ये केस है। अब एक बच्चा तो जैसे क्वेश्चन पढ़ रहा था, उसने कहा जी मैम क्वेश्चन पढ़ रहा था बेहोश हो गया, कि क्यों, एक पेपर का तो क्वेश्चन ही था। मैंने कहा कुछ था ही नहीं उसमें। अब दूसरा देखो, ये बड़ा आसान सा प्रोविजन आया बोनस इशू को लेके, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन 2A नजर आ रहा है 3 नंबर का है। लो 3 नंबर में जान निकाल दी, स्टैम्प ड्यूटी की रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह सब पूछ लिया। अगला क्वेश्चन ये जो है ना केस स्टडी, ये भी 3 नंबर की है, सिर्फ ये 3 नंबर की केस स्टडी है जो नजर आ रहा है आपको क्वेश्चन। आगे देखो, ये डिपॉजिट से क्वेश्चन आ गया 3 नंबर का, ये फिर 3 नंबर का, मतलब 3-3 नंबर में भी जान चूस लिया बिल्कुल। आगे यूएसए का 3 नंबर का, 3 नंबर, CRR एक डायरेक्ट क्वेश्चन 3 नंबर, ये भी 3 मार्क्स। ये मेंबरशिप से क्वेश्चन है 5 नंबर का, आसान है ये तो खैर। ये देखिए पार्ट 2 में क्वेश्चन देखिए 5 नंबर की केस स्टडी, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी 5 नंबर का है, ये बहुत आसान है। ये इस तरीके का, ये देखो बस थोड़ा छोटा सा ही है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं थोड़े बहुत। न्यूमेरिकल्स में प्रोविजन पूछे जाते हैं, बस इतना आसान पेपर आया। पेपर वाकई में सिंपल था, लेकिन सिंपल उनके लिए था जो तमीज़ से पढ़ के गए हैं अच्छे से। और 30 मार्क्स का पेपर एज इट इज़ वही आया जो मैंने बताया एक दिन पहले। जैसे कि बोनस इशू मैंने बोला था आना ही आना, इस चैप्टर से 5 नंबर का बोनस इशू आया, मैंने कहा बाय बैक आना ही आना है, 5 नंबर का आया। ऐसे रैंडम बता रही हूँ आपको, एक दिन पहले की मैं भी पता कैसे देखती थी, जो मैंने सेशन लिया उसको चला के
और पेपर के साथ मैच करती थी। 30 मार्क्स का है। बोनस इशू मैंने बताया, बोनस इशू आया। मैंने कहा मेंबर्स से कौन मेंबर बन सकता है, 5 नंबर में वो आया। बायबैक का क्वेश्चन आया, 15 नंबर की तो सीधे यही आए हैं। मैंने कहा था डिपॉजिट की डेफिनेशन से क्वेश्चन आएगा, रट लेना। 5 नंबर की आए हैं, कितने हो गए 20। ऐसे करके 35 नंबर का पेपर आया कंपनी लॉ का, जो एक दिन जस्ट पहले बताया। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैम ये कौन से पेज पे मिलेगा, ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा मैम, ये टॉपिक कहाँ मिलेगा मैम। तो ऐसे बच्चों को तो तुम कुछ भी बता दो तो भी कोई फ़ायदा। लास्ट में तो फिर सर ने बोला कि अब आप इसे आप लास्ट में आप मत बताना बच्चों को, ऐसा लगेगा पेपर लीक कर रहे हैं, जबकि हमारा किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। और सीएस इंडस्ट्री में पेपर लीक कभी नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि जहाँ जब आप देखिए 13, 14, 15, 16 साल के एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने खुद भी तो पढ़ाई करी है, और मैंने खुद पढ़ाई करी है, तो आपको क्या लगता है सब एक बार में ही पास हो जाते हैं? इतना अच्छा कोई नहीं है दुनिया में। सीएस बनने के बाद सब बोलते हैं हम 1 अटेम्प्ट पास है। आप किसी से पूछ लेना, कोई सच नहीं बताएगा कि तुम कितनी बार रुके, एक बार भी नहीं। 1 शॉट सीएस देखा थोड़ी ना। लेकिन पूछो उनके साथ वाले फ्रेंड से, वो बताएंगे असली कहानी, है ना। तो वो एक डिमोटिवेट करने वाली बात होती है। लेकिन बन जाते हैं, जो बच्चा पढ़ता है, लगन से पढ़ता है, मेहनत करता है, वो सीएस बन जाता है। हमारे साथ के भी जितने बच्चे थे जो सीएस नहीं बन पाए, सिर्फ वही नहीं बन पाए जो पढ़ने वाले थे, वो नहीं, जिनके अंदर पेशेंस नहीं थे, जल्दी थी, बस कुछ भी करना है, हवाबाजी ज़्यादा थी, घूमने का चक्कर था, पिक्चर देखने का, मूवीज़ देखने का बहुत कॉन्सेप्ट था। अब से 12-14 साल पहले पिक्चरें बहुत देखते थे हम पीवीआर्स में। अब तो कोई नहीं देखता, ओटीटी प्लेटफॉर्म में सब घर पे देख लेते हैं। लेकिन जैसे आप स्टूडेंट हैं, जब हम स्टूडेंट थे उस समय मूवी का क्रेज़ बहुत था। अब आप सोचोगे मैंने कितनी पिक्चरें देखी, मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक 3 पिक्चर देखी हैं पूरी लाइफ में, शादी से पहले, शादी के बाद मिला के सब कुछ। ओनली 3 मूवीज़। एक पिक्चर देखी मैंने दंगल अपने पेरेंट्स के साथ, एक मूवी मैंने सर के साथ देखी है सचिन, लास्ट मूवी वही देखी थी, और एक मूवी मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ देखी थी, माय नेम इज़ खान। आज तक उसके अलावा मैंने कोई पिक्चर पीवीआर में देखी नहीं, मैं गई नहीं। 3 पिक्चर मुझे आज भी याद है, माय नेम इज़ खान, एक पिक्चर मैंने देखी फिर अपने पेरेंट्स के साथ दंगल, और एक पिक्चर लास्ट मूवी मैंने सचिन देखी थी। सचिन के बाद मैंने आज तक कोई मूवी पीवीआर में नहीं देखी। अब पता नहीं इसका क्या लॉजिक है, मुझे पिक्चरें देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सच बता रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है 3 घंटे, इससे अच्छा तो 3 घंटे सड़क पे बैठ जाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। उस पिक्चर हॉल में कैद हो जाते हैं 3 घंटे के लिए, कितनी हवाबाजी उसमें होती है, और होना कुछ नहीं। लास्ट में वही एक लड़की होगी, उस लड़की का ये प्यार मोहब्बत होगी, लास्ट में फिर वही ड्रामे, बस वही ड्रामे सेम रिपीटेड। आई कांट अफोर्ड, है ना। मैं तो उन लोगों की भी बड़ी हिम्मत समझती हूँ जो सीरियल्स देखते हैं और तौलिया लेके बैठ जाते हैं साथ में, कि ओ, और बातें भी घर में डिस्कशन भी इस तरीके का होता है, उनकी सगी बिल्कुल बहन है, उसके साथ गलत हो रहा है, और रोएंगे जी मिस्टर सिंह ये हो गया वो हो गया, रोने बैठ जाएंगे और आंसू बहा देंगे। तो इतना इमोशनल हो जाते हैं, और कितने अच्छे तरीके से। वैसे एकता कपूर भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है, पहले से लेके अब तक देखो उनके सीरियल्स आज भी रुके नहीं हैं, अभी भी चल रहे हैं। और मतलब आज की डेट में तो सीरियल्स बाद में भी देख सकते हैं, तो लोग बाग 1-1 घंटा 2-2 घंटे लगातार सीरियल्स देख रहे हैं। खैर टाइम पास करने का एक अच्छा तरीका है, बट पूरे तरीके से कैसे बेवकूफ़ बना सकते हैं वो बड़ा अच्छा आता है। तो खैर वो हर किसी की अपनी कैपेसिटी होती है, मेरी कैपेसिटी तो बिल्कुल भी नहीं है बकवास देखने की। अब वो किसी किसी को कुछ अच्छा भी लग जाता है, जैसे कोई बोलता है अरे तुमने वो वाली मूवी नहीं देखी, पता नहीं कौन कौन सी बताते हैं, वो वाली मूवी नहीं देखी, वो कटप्पा वाली। मैंने कहा मैंने देखी, मुझसे देखी ही नहीं जाती, मैं लिटरली बता रही हूँ। इससे अच्छा मुझे ज़्यादा अच्छा जो लगता है ना, मैं प्रैक्टिकली बता रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बुक्स को पढ़ना। जैसे हिस्ट्री की बुक्स पढ़ो कि हमारा देश आज़ाद हुआ तो क्या कहानी हुई, क्या स्थिति बनी, या फिर मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना। मुझे बहुत, जीवन पे आधारित किताबें पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। वो सच्चाई तो है, कम से कम उसमें कुछ सच तो है, और जिसमें पता है कुछ नहीं है, हवाबाजी है, सिर्फ टीआरपी, उससे क्या ही पढ़े, बेवकूफ़ बनने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी हर किसी का इंटरेस्ट एक अलग होता है। दूसरी एक और बात बताती हूँ, एक और प्रैक्टिकल सी आपको बिल्कुल सिद्ध करी हुई एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ मैं आपको। मैंने इसके ऊपर भी काफ़ी अच्छी पढ़ाई करी है, स्टडी करी है अभी बीच में, कि ये जो लोग मोबाइल चलाते हैं, जो लोग, इवन आपको पता होना चाहिए 5 साल के छोटे बच्चे को तो फ़ोन चलाना ही नहीं चाहिए। अगर 5 साल की उम्र से कम उम्र का बच्चा फ़ोन चलाता है तो उसका मानसिक विकास खत्म हो जाता है, माइंड का डेवलपमेंट खत्म हो जाता है। और इवन अब बड़े बच्चे सुन लो, एक्चुअली जितने भी बच्चे फ़ोन चलाते हैं, जो भी बच्चे नहीं, बड़े भी, बूढ़े भी, अंकल आंटी, दादा दादी, चाचा चाची, और पढ़ने वाले बच्चे खास तौर पे, ये जो फ़ोन होता है, और इसमें आजकल जो ये शॉर्ट्स का कॉन्सेप्ट आया है, शॉर्ट्स नहीं होते, उंगली ऐसे से ऐसे चलती है, ये जो उंगली ऐसे घूमती है, भाई साहब इसने ज़िंदगी तबाह कर दिया। ये एक नशा है सस्ता, ये एक सस्ता नशा है, और ये ऐसा नशा है कि इसकी आदत कैसे धीरे धीरे पड़ती है, इसकी आदत कैसे आपको पड़ जाएगी आपको भी नहीं पता। इस सस्ते नशे ने लोगों की नींद खा लिया है, ख़त्म कर दिया है।
इंडिया के अंदर 9 से 10 घंटे पहले लोग सोते थे। आपको पता है 8 घंटे तो रात को सोते थे और 2-3 घंटे दिन में। लेकिन जो वर्किंग है शायद वो नहीं सो पाते थे, पर आज की डेट में लोग बाग सिर्फ रात को ही 2-3 घंटे सोते हैं। और वो सबसे बड़ा कारण है पागल होने का। पागल होने का सबसे बड़ा कारण है, मेमोरी खराब होने का सबसे बड़ा कारण है, बीमारी होने का सबसे बड़ा कारण है। पहले 8:30 से 9 बजे के बीच सोने का समय होता था और सुबह जगने का टाइम होता था 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे। अब उल्टा हो गया है, अब 2 से 2:30 बजे सोने का समय होता है और कुछ लोग तो 10-10 बजे जगते हैं, 11-11 बजे। नेचर के खिलाफ जाके जो भी काम करोगे तरक्की कभी नहीं हो सकती है, ध्यान रखना। आधा दिन तो वैसे तुमने खराब कर दिया। नेचर के विपरीत नहीं जाना, नेचर के हिसाब से काम करो। अक्षय कुमार को देख लो, अक्षय कुमार का फिट रहने का रीजन यही है क्योंकि वो नेचर के हिसाब से काम कर रहे हैं। जो नेचर के खिलाफ जाके काम करता है वो सक्सेस होना बहुत ही मुश्किल है। तो फ़ोन की कहानी मैं आपको समझा रही थी, शॉर्ट में बताती हूँ। फ़ोन चलाने से, जो बच्चे फ़ोन चलाते हैं उनसे मेमोरी वीक होती है। कुछ लोग 2-2, 3-3 दिन तक लगातार पिक्चर देख लेते हैं, वो पागलों की कैटेगरी में आते हैं। दिमाग का विकास खत्म हो जाता है। एक्चुअली कुछ इस तरीके की रेज आती है, गाबा करके एक हमारा माइंड जो होता है ना, उसमें केमिकल प्रोड्यूस होता है, वो बंद हो जाता है होना। फ़ोन चलने से आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये क्रेडिट तो मैं अपने पेरेंट्स को ही दूंगी कि जब हम पढ़ते तो हमें पता नहीं था, हमें भी लगता था टीवी देख ले, टीवी देख ले। अब छोटे बच्चे को जब टीवी देखने का शौक कब से पड़ता है? 2nd-3rd क्लास से टीवी देखने का शौक पड़ता है। पहले शक्तिमान आता था हमारे टाइम पे, लेकिन केबल सिस्टम आ चुका था। इतने बैकवर्ड क्लास की हम बात नहीं कर रहे, केबल सिस्टम था उस समय। बड़े बढ़िया बढ़िया सीरियल्स आते थे, सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की, कहानी घर घर की, इस तरीके के सीरियल्स उस समय आते थे। लेकिन हमारे पेरेंट्स कभी भी हमें सीरियल नहीं देखने देते थे। मतलब मुझे भी अच्छा लगता था जब उसमें अच्छी अच्छी कहानी चलती थी। बच्चों का अट्रैक्शन होता है, ऑफ कोर्स गर्ल्स का अट्रैक्शन होता है कि हम भी देखें इसकी शादी किससे होगी, कैसे होगी, फिर हमारी भी कभी होगी, है ना। लेकिन हमारे पेरेंट्स ने सब कुछ फैसिलिटी दी, लेकिन टीवी नहीं रखा घर पे। ये मैं सच्चाई बता रही हूँ आपको। सारी फैसिलिटी हमारे घर पे थी, कॉन्वेंट एजुकेशन थी, सब कुछ अच्छा था, फर्स्ट क्लास, लेकिन एक चीज़ नहीं थी, बस वो थी टीवी। अब ऐसे करते करते हम अपने पेरेंट्स को, कभी कभी हम अपने फ्रेंड्स से भी बोलते थे यार पता नहीं हमारे हम किसी के यहाँ टीवी देखते तो हमें ऐसा लगता था कि यार मजीन की बड़ी अच्छी लाइफ है, लेकिन हमारे यहाँ पे टीवी नहीं था। अब उसका रीज़न नहीं समझ पा रहे थे हम कि क्या रीज़न है। 10th क्लास तक भी हमारे घर में टीवी नहीं था। इवन मेरी मदर भी टीवी नहीं देखती थी, मेरे फादर भी टीवी नहीं देखते थे। कितना बड़ा सेक्रीफाइस उनका, मुझे नहीं समझ में आता था। मैं जब भी अपने फ्रेंड से मिलती थी उनके यहाँ पे टीवी देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन हम सोचते थे हमारे पेरेंट्स ने टीवी नहीं रखा। अब बच्चों उसके बाद में 11th क्लास में ही तो मैच्योर हो जाता है बच्चा, 12th पास किया, तब भी हमारे घर में टीवी नहीं था। 12th क्लास के बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई, तो यहाँ पे तो रूम में टीवी का मतलब समझ रहे कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद मेरा शौक खत्म हो गया टीवी देखने का। 12th क्लास तक टीवी रहा नहीं और उसके बाद मन किया नहीं। अब मैंने अभी जो स्टडी करी, मैंने उसमें ये पाया कि अगर किसी का माइंड थोड़ा कम ब्रिलियंट भी है, लेकिन अगर वो सोशल मीडिया, अगर वो टीवी कम देखता है तो उसका माइंड बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है। और वही शायद मेरे साथ रहा। आई एम अ वेरी एवरेज स्टूडेंट, बट लेकिन धीरे 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 क्योंकि पूरा फोकस पढ़ाई की ओर चला, पढ़ाई करी, बुक्स पढ़ी, तो माइंड अच्छा हो गया, टच वुड। लेकिन स्टडी करने के बाद यूएसए की रिसर्च, बहुत सारी रिसर्च मैंने पढ़ी, उसमें यही पाया गया है कि टीवी देखने से, सोशल मीडिया से कनेक्ट होने से, ये मैसेज है मेरा आप सबको कि माइंड की जो कुछ इस तरीके के केमिकल्स होते हैं जो आपके ब्रेन को शार्प करते हैं, वो ख़त्म कर देते हैं। तो एटलीस्ट जब तक आप सीएस की पढ़ाई कर रहे हो तब तक तो आप फ़ोन का प्रयोग बहुत कम करें। और हाँ, अगली बात बताती हूँ, अगली हिस्ट्री बताती हूँ। जिस समय मैंने सीएस ज्वाइन किया था उस समय जो है आपका एंड्रॉयड फ़ोन आ चुका था। एंड्रॉयड फ़ोन आ चुका था क्योंकि मैं भी उस समय अर्न नहीं करती थी, आई एम टोटली डिपेंड अपॉन पेरेंट्स। सब कुछ फैसिलिटी फिर दोबारा से वही थी। दिल्ली के अंदर हर फैसिलिटी उन्होंने हमें प्रोवाइड करी, रहने की, खाने की, खाना बनाने वाली अवेलेबल करी, सफाई करवाने वाली अवेलेबल करी, सब कुछ। लेकिन फिर दोबारा से उन्होंने हमें फ़ोन नहीं दिलवाया। फिर मुझे लगा यार अब भी हमें फ़ोन नहीं मिला। फ़ोन मेरे पास वही था कीपैड, कि आपको बात करनी है, दैट्स इट, इट्स ओके। उसके बाद बच्चों जब मैंने सीएस एग्जीक्यूटिव क्रॉस कर लिया है, आई मीन सीएस प्रोफेशनल, तब भी मेरे पापा ने मुझे एंड्रॉयड फ़ोन नहीं दिखाया। हर किसी के पास उस समय एंड्रॉयड फ़ोन था एक्सेप्ट मी। तो मैं अपना फ़ोन बैग में ही रखती थी, मैं कभी निकालती नहीं थी, है ना, जैसे बच्चों के अंदर कई बार होता है ना। फिर उसके बाद जब मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करी, सीएस बनने के बाद ट्रेनिंग करी, तब भी मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था। बहुत बड़ी फर्म में मैं जॉब करती थी, ट्रेनिंग। लेकिन वहाँ मैंने एक चीज़ देखी थी, जो मेरी बॉस थी, सीनियर बॉस थी, उनके पास भी बहुत हल्की क्वालिटी का फ़ोन था। तब मुझे तसल्ली हुई, यार ये MB है, CS है, LLB है, इतनी बड़ी फर्म चला रही है, 170 कंपनी की हेड थी वो।
170 कंपनीज आर देयर इन अ सिंगल फर्म एंड शी इज़ द हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। तब मुझे उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला एंड शी इज़ वेरी सिंपल एंड डाउन टू अर्थ लेडी। तब मुझे लगा यार इनकी कहानी तो हमारे जैसी है। उसके बाद बच्चों जब मैंने फर्स्ट जॉब करी तो मैंने पहला फ़ोन खरीदा एंड्रॉयड अपने पैसों से, और उसके बाद आज की डेट में अब तक मुझे फ़ोन का कोई शौक नहीं है, और इवन मुझे तो फ़ोन एक बर्डन ही लगता है। बस वो भी इसलिए रखना पड़ता है कि बच्चों को व्हाट्सएप करी, जब भी किसी रिलेटिव का फ़ोन आता है, लिटरली बता रही हूँ, आने के बाद मैं सोचती हूँ उठाना ही नहीं है, बाद में बात करेंगे फ्री होने के बाद, बिकॉज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी टुवर्ड्स आवर स्टूडेंट, उन्होंने पे कर रखा है, उसके बाद की बात है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि फ़ोन और ये जो PVRs होते हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई एक बात सुन के। मेरी मदर जब किसी से बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ने, कोई बच्चा था वो अपने पेरेंट्स से पैसे मांग रहा था कि मुझे PVR जाना है, तो उस समय मेरी मदर भी थी, उस समय उन्होंने बस एक ही तारीफ़ करी, सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा। और उस बच्चे ने ही मुझे बताया कि हमारी डॉटर है और उसने कभी भी पिक्चर देखने के लिए हमसे पैसे नहीं मांगे, आज इतनी काबिलियत रखती है कि वो अपनी PVR बना सकती है। तो इसका मतलब ये है, सिंपल सी बात है, आप यही चीज़ समझो कि लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा अच्छा आपको करना है तो उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, और बहुत डाउन टू अर्थ और सिंपल जीवन जीना पड़ेगा। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। आर यू गॉट द पॉइंट? नो शो ऑफ। जब आपके पास कुछ चीज़ होती है तो आपको कोई भी शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। मान के चलिए आप 1.5 करोड़ के घर में रहते हो, तो आपको घर में कुछ शो ऑफ करने की ज़रूरत है? बताइए ना, क्या आपको कुछ दिखाने की ज़रूरत है? कोई दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। 30-32 साल की उम्र में अगर हमारे पास इतनी संपत्ति हो जाती है जिसकी पूरी उम्र निकल जाए उतनी नहीं हो पाती, तो क्या दिखावा करने की ज़रूरत है? येस और नो। लेकिन ये सब चीज़ें आती कैसे हैं? इसलिए नहीं कि हमारा अट्रैक्शन होता है हमें पैसे कमाना है, पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपना काम ईमानदारी से, तसल्ली से करिए, सब कुछ आपके पास आ जाता है। आर यू गॉट द पॉइंट? तो इसीलिए हमारा कंपैरिजन ना तो किसी से होना चाहिए, ना अपने आप को किसी से कंपेयर करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे और बड़े ईमानदारी से ध्यान देना चाहिए। आर यू गॉट द पॉइंट? अब इसमें सुनिए ज़रा, ये जैसे कि हम एक्स कंपनी की बात कर रहे थे, ये होल्डिंग कंपनी है, ये अब इसके लॉजिक समझते हैं। हमने कहा जी होल्डिंग कंपनी का मतलब है अगर किसी कंपनी में 51% और मोर क्या होल्ड कर रही है, कैपिटल होल्ड कर रही है, तो उसको होल्डिंग सब्सिडरी बोला जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने कहा कि एक्स कंपनी के अंदर हज़ारों लोगों का पैसा लगा हुआ है, उन्होंने उसी का पैसा उठा के कहाँ लगा दिया? वाई लिमिटेड में। पता नहीं वाई लिमिटेड क्या काम करती है। गॉट द पॉइंट? तो क्या ये जो शेयर होल्डर्स है, जो थाउजेंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो जिनका पैसा लगा हुआ है, क्या उनको इस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। इसीलिए कंपनी एक्ट 1956 के अंदर प्रोविजन था कंसोलिडेशन ऑफ बैलेंस शीट का। मैम ये क्या होता है? कंसोलिडेशन ऑफ बैलेंस शीट का मतलब होता है कि जब कंपनी की AGM होगी ना, तो उसमें सभी शेयर होल्डर्स आएंगे, और वो शेयर होल्डर्स जब आएंगे, आने से पहले नोटिस के साथ उनके पास बैलेंस शीट जानी चाहिए घर पे पढ़ने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जाने चाहिए। और वो बैलेंस शीट खाली एक्स की नहीं जाएगी, एक्स के साथ वाई की भी जाएगी, उसे बोलते हैं कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं? अब बताओ, क्या शेयर होल्डर्स को एक्स के साथ साथ वाई कंपनी की भी सारी जानकारी मिल गई? गॉट द पॉइंट? यहां तक सब कुछ अच्छा था, लेकिन इसके बाद की बात सुनिए, इसके बाद का लॉजिक समझिए। मान के चलो एक्स कंपनी ने वाई कंपनी ने में 51% से कम है, मतलब क्या हुआ कि एक्स कंपनी ने वाई कंपनी में 51% से कम, कितने से कम? 51% से कम, और 20% से ज़्यादा कंट्रोल कर रखा है, तो शेयर होल्डर्स का पैसा तो इधर चला ही गया ना। नहीं समझ में आया? 51% या उससे ज़्यादा है तो फिर तो बैलेंस शीट चली गई कंसोलिडेटेड में, लेकिन अगर 51% से कम है और 20% से ज़्यादा है तो स्टेक तो हो ही गया ना। तो इस कंपनी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अगर एक्स ने वाई को कंट्रोल कर रखा है और 51% और मोर कैपिटल होल्ड कर रखी है, तो इसे क्या बोलते थे? सब्सिडरी। लेकिन 51% से कम है तो इसको क्या बोलते हैं? कुछ नहीं। कुछ क्यों नहीं? क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। नहीं समझ में आया? कुछ क्यों नहीं? क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये वाई कंपनी का कॉन्सेप्ट आया है एसोसिएट कंपनी के नाम से इन 2013। उन्होंने कहा भैया कि अगर कोई भी ऐसी कंपनी है जिस कंपनी के अंदर आपका 20% से ज़्यादा और 51% से कम कंट्रोल है, तो ऐसी कंपनी को एसोसिएट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? और जो कंपनी कंट्रोल करेगी उस कंपनी को अपनी बैलेंस शीट के साथ एसोसिएट कंपनी की बैलेंस शीट भी देनी पड़ेगी। इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा हुआ साइफनिंग ऑफ फंड्स बच गया। वो जो पैसा इधर उधर कर रहे थे ना उसका क्या हो गया? उसका साइफनिंग ऑफ फंड्स का क्या हुआ? बचाव हुआ।
साइफनिंग ऑफ फंड्स का क्या हुआ बच्चों, बचा हुआ, साइफनिंग ऑफ फंड्स का। गॉट द पॉइंट। अभी जो पेपर दिखाया वो मैंने ओल्ड सिलेबस का दिखाया था, तो उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं होता, अब आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। तो अब ये कॉन्सेप्ट आया किसका, एसोसिएट कंपनी का। अब ये एसोसिएट कॉन्सेप्ट आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, जब आप पढ़ोगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्या पढ़ोगे, उस समय मैं एसोसिएट कंपनी पढ़ाऊंगी आपको। जब टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ोगे तो एसोसिएट कंपनी पढ़ोगे, जब अकाउंट्स वाला चैप्टर पढ़ोगे तो एसोसिएट कंपनी पढ़ोगे। तो जगह जगह आपको एक कॉन्सेप्ट नजर आएगा, और मैंने एक नाम भी दे रखा है, आपको आगे चल के जब पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा, और मैंने उसका नाम दिया हैज़। हैज़ कैसे दिया, H फॉर होल्डिंग कंपनी, A फॉर एसोसिएट कंपनी, और S फॉर सब्सिडरी कंपनी। तो HS तो पहले भी था, HS तो पहले से चला रहा है, लेकिन न्यू ऐड क्या हुआ, A, और ये कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, कंपनी एक्ट 2013 में। और इसका लॉजिक समझ में आ गया। अब दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। हमारे देश के अंदर एक और नया कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम रखा गया OPC। क्या नाम रखा गया, OPC। OPC मतलब 1 पर्सन कंपनी। अब थोड़ा सा 1 पर्सन कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि 1 पर्सन कंपनी कॉन्सेप्ट क्यों आया और इसकी क्या वजह थी। एक्चुअली जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो कि कंपनी बनाने के लिए कम से कम एक से अधिक लोगों की जरूरत होती है, एटलीस्ट 2 और मोर पर्सन्स आर रिक्वायर्ड, एटलीस्ट 2 और मोर पर्सन्स आर रिक्वायर्ड। एक से ज़्यादा लोगों की 1 पर्सन कंपनी बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। अब कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो अकेला अपने दम पे बिजनेस करना चाहता है, और वो अकेला ही है, और वो किसी को अपने साथ इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, तो ऐसी स्थिति में वो क्या कर सकता है, अकेला बिजनेस कर सकता है, जो कि पहले इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल नहीं थे, दैट इज 1 पर्सन कंपनी। दूसरी कंपनी आई बच्चों स्मॉल कंपनी। अब अगर हम कंपनी की एक डिसएडवांटेज देखें तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज कंपनी की ये है, मोर लीगल फॉर्मेलिटीज। क्या बताया मैंने, देयर आर सो मेनी लीगल फॉर्मेलिटीज आर देयर, और क्योंकि लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत बहुत ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से हर व्यक्ति कंपनी बनाने में संकुचित होता है, सोचता है क्योंकि मैं अपना बिजनेस करूं या कंपनी की फॉर्मेलिटीज पूरी करूं। अच्छा, दूसरी चीज, मान के चलो कंपनी लोग के बहुत सारे सेक्शंस हैं, कंपनी लोग के बहुत सारे क्या हैं, सेक्शंस हैं, और उन सेक्शंस का पालन नहीं हुआ, वो सेक्शंस फॉलो नहीं किए, तो क्या नुकसान होगा, सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि अगर कंपनी लोग के सेक्शंस फॉलो नहीं किए तो पेनल्टी लगेगी, तो उतना वो मुनाफा नहीं कमा पाएगा जितना उसे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने का एक काम करते हैं, कैटेगरी वाइज कंपनी बनाते हैं। छोटी कंपनी ज़्यादा रिलैक्सेशन, उससे ऊंची कंपनी और ज़्यादा रिलैक्सेशन और थोड़े कम रिलैक्सेशन, उससे ऊपर कंपनी थोड़े और कम, और फिर सारे प्रोविजन। तो रिलैक्सेशन जो दी गई वो स्टेटस वाइज दी गई। छोटा व्यापारी 1 पर्सन कंपनी ज़्यादा रिलैक्सेशन, उससे ऊपर चले स्मॉल कंपनी थोड़े कम रिलैक्सेशन, प्राइवेट कंपनी थोड़े और ज़्यादा रिलैक्सेशन, कम कर दिए रिलैक्सेशन, और पब्लिक कंपनी नो रिलैक्सेशन। तो कैटेगरी वाइज इन्होंने रिलैक्सेशन दिए। अब उसमें भी एक तो 1 पर्सन कंपनी रहा, एक स्टेटस लेके आए स्मॉल कंपनी का, कि आप स्मॉल कंपनी किस बेसिस पर बनाओगे, या स्मॉल कंपनी क्या होगी, कैसे स्टेटस होगा। तो स्मॉल कंपनी के लिए इन्होंने कहा कि स्मॉल कंपनी वो कंपनी होगी, स्मॉल कंपनी वो कंपनी होगी जिसकी कैपिटल और टर्नओवर एक लिमिट के अंडर में होगा, जिसकी कैपिटल एंड टर्नओवर, और नहीं, कैपिटल एंड टर्नओवर एक लिमिट के अंडर में होगा। अगर लिमिट के अंडर है तो वो स्मॉल है, अगर लिमिट के बाहर है तो वो स्मॉल नहीं है। और स्मॉल बनने का फ़ायदा क्या हुआ, अगेन वही कि तुम बिजनेस करो, ज़्यादा सेक्शंस पे ध्यान मत दो। नोटिफिकेशन के थ्रू बहुत सारे सेक्शंस की क्या दी गई, एग्जेम्पशन, बहुत सारे सेक्शन की क्या दी गई, एग्जेम्पशन। क्लियर या ऑल क्लियर। तो इट मीन्स एक बात हमें समझ में आई कि एक और नया कॉन्सेप्ट आया, क्या, डोरमेंट कंपनी, सॉरी स्मॉल कंपनी। क्लियर, तो ओपीसी समझ में आया। अब तीसरा कॉन्सेप्ट सुनो डोरमेंट कंपनी का, कि डोरमेंट कंपनी कॉन्सेप्ट क्या है। ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट कंपनी एक्ट 2013 के अंदर डाला गया, जो पहले नहीं था। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलो 2000 सन 2000 में किसी ने कोई कंपनी बनाई, में कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, और उसके बाद क्या हुआ, जब 2000 में कंपनी बनी तो 2000 में ठीक था, लेकिन 2001 में उसे फाइनेंशियल क्राइसिस हुए, उसका बिजनेस फ्लॉप हो गया।
तो अब उनके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि वो बिजनेस को शट डाउन कर दें, एक रास्ता है बिजनेस को एक्टिव रखें। अगर बिजनेस को, कंपनी को एक्टिव रखते हैं तो लॉ की फॉर्मेलिटीज बहुत ज़्यादा होंगी, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे, यस और नो। लेकिन उसे पता है कि 2002 में या 2003 में हमारा बिजनेस फिर से ग्रो करेगा, 2002 में या फिर 2003 में हमारा बिजनेस फिर से क्या करेगा, ग्रो करेगा। अगर ये कंपनी 2001 में ही क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, कंपनी क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो आप मुझे बताइए तो 2003 में इसे फिर से कंपनी बनानी पड़ेगी, यस और नो। तो 2003 में एक्स लिमिटेड फिर से इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी, तो 2003 में तो वो न्यू कंपनी कहलाएगी। लेकिन वहीं अगर 2000 से लेके और 2003 के बीच में इस कंपनी का थोड़े दिन के लिए डोर क्लोज कर दिया जाए, सिर्फ डोर क्लोज, सिर्फ डोर क्लोज, डोर क्या कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए, और इसे इनएक्टिव कर दें, तो इसमें दो फायदे हो जाएंगे। एक तो कंपनी लाइव रहेगी, जीवित रहेगी। दूसरा फायदा ये होगा कि कंपनी कुछ दिनों बाद ओल्ड हो जाएगी, 3 साल का गैप तो मिल ही जाएगा, 3 साल पुरानी हो जाएगी ना, तो वो जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो खत्म हो जाएगा। तो इसी वजह से कंपनी एक्ट 2013 के अंदर एक कॉन्सेप्ट लेके आई है डोरमेंट का। तो डोरमेंट जो होता है बच्चों, वो एक स्टेटस होता है। डोरमेंट क्या होता है, एक स्टेटस होता है, और ये स्टेटस देती है आरओसी, और ये स्टेटस 5 साल तक के लिए वैलिड होता है, 5 ईयर्स तक। अब 5 साल में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो कंपनी को दोबारा से एक्टिव कर लो, नहीं तो कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो जाती है। इट मीन्स यहाँ पे सांस मिलती है। ऐसा स्टेटस मिलने से क्या मिलती है, राहत की सांस मिलती है कि चलो कोई बात नहीं यार, 5 साल का टाइम है हमारे पास, हमारा बिजनेस अगर ठीक चल गया तो हम दोबारा से एक्टिव हो जाएंगे, और कंपनी पुरानी भी हो जाएगी, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पुरानी, यस और नो। कुछ सालों तक कंपनी क्या हो जाएगी, पुरानी कंपनी कहलाएगी। क्लियर या ऑल क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट आया आपका डोरमेंट कंपनी का, कंपनी एक्ट 2013 में। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट सुनिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मुद्दा उठता है ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है, और ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक्चुअल में होते क्या हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट। कि कैसे, अगर एक व्यक्ति के ऊपर किसी का कर्जा है तो क्या वो उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में कुछ गलत बोल सकता है या सही बोल सकता है? मान के चलो, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, मान के चलो ए ने बी से कर्जा ले रखा है, बी कर्जदार है, कर्जा ले रखा है, कर्जा ले रखा है, ठीक है, क्या ले रखा है, कर्जा ले रखा है। तो ऐसी स्थिति में बी क्या ए के खिलाफ बोल सकता है? क्या ए के बारे में सच्चाई भी बता सकता है? नहीं बता सकता। लेकिन बी ने अगर ए से कोई पैसा लेना देना नहीं कर रखा, पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट है, तो सही बात बोल सकता है ना। एक्चुअली होता क्या था, जैसे मान के चलो कोई एक्स लिमिटेड कंपनी है, अब एक्स लिमिटेड कंपनी के शेयर्स जो है वो लिस्टेड है, एक्स लिमिटेड कंपनी है और एक्स लिमिटेड के शेयर्स क्या हैं, लिस्टेड है। कहाँ पर? स्टॉक एक्सचेंज पर। हजारों लोग इन्वॉल्व हैं। इस कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स हैं, कि हाँ बिल्कुल डायरेक्टर्स हैं। डायरेक्टर्स फुल टाइम उसी कंपनी के पास काम करते हैं, उसी कंपनी में काम करते हैं, जो भी कर रहे हैं उसी के लिए कर रहे हैं। तो ये कई बार स्थिति ऐसे बन जाती है कि डायरेक्टर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाते, तो ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके राइट अफेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लेके आओ। जब जब अधर्म होगा तब तब धर्म की स्थापना करने आएगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होगा, पूर्ण रूप से उसकी डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 149 के अंदर, वो तो हम पढ़ेंगे आगे चल के, लेकिन आपको मैं ओवरऑल वैसे ही बता रही हूँ, एक रिव्यू बता रही हूँ। एक ऐसा डायरेक्टर होता है जो कंपनी का बहुत मतलब किसी तरीके से कनेक्टेड नहीं होता, ना कंपनी में बैठता है ना कंपनी के काम करता है, मतलब वो आता है और पार्ट टाइम बेसिस काम करता है,
और अपना इंडिपेंडेंट रिव्यू देके जाता है, वो जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनके राइट को ध्यान में रखते हुए सही डिसीजन, सही निर्णय लेता है। तो ऐसे डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कंपलसरी कर दिया उन्होंने लिस्टेड कंपनी में, हर कंपनी में नहीं, लिस्टेड कंपनी में और पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या फिर टर्नओवर और बोरोविंग 51 से ज़्यादा और टर्नओवर 100 से ज़्यादा है। तो ऐसी पब्लिक कंपनी के लिए इन्होंने कंपलसरी करा कि आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट का मतलब ऐसा होगा जो पूरे तरीके से स्वतंत्र होगा और कंपनी में जो डिसीजन लेगा वो शेयर होल्डर्स को ध्यान में रखते हुए करेक्ट, ट्रू, फेयर डिसीजन लेगा। ठीक है, तो इससे भी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा बढ़ी। तो एक कॉन्सेप्ट आया क्या बच्चों आपका, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट। उसके बाद जब हम आगे चले एक और नया कॉन्सेप्ट आया, दैट इज़ द वुमेन डायरेक्टर। अगर वुमेन डायरेक्टर की हम बात करें, महिला डायरेक्टर के पीछे वुमेन डायरेक्टर का प्रोविज़न क्या है कि वुमेन डायरेक्टर का प्रोविज़न ये है कि भैया जी वुमेन डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट ये है कि बेसिकली हर कंपनी में तो इन्होंने कहा नहीं, प्राइवेट कंपनी में महिलाओं के पास इतना समय नहीं है कि वो छोटी मोटी कंपनीज में डायरेक्टरशिप होल्ड करें। महिलाएं जो जाएंगी वो बड़ी बड़ी कंपनी में ही जाएंगी। कि बड़ी बड़ी मतलब क्या, कि लिस्टेड कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और मोर है या टर्नओवर 300 करोड़ और मोर है। समझो मेरी बात, मतलब बड़ी कंपनी का मतलब है लिस्टेड कंपनी या फिर ऐसी पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज़्यादा है या टर्नओवर 300 करोड़ से ज़्यादा, क्योंकि उनके पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो छोटी मोटी कंपनी में जाके डायरेक्टरशिप होल्ड, बड़ी बड़ी कंपनी में जाती हैं। तो ऐसी कंपनी को कंपलसरी अपने यहाँ पे एक महिला डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना कंपलसरी है। ये मैसेज क्या देता है, ये क्या मैसेज है वुमेन डायरेक्टर का। आपने देखा हमारे देश के अंदर अब महिलाओं को कदम से कदम मिलाकर अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। जैसे एनडीए पहले लड़कों के लिए होता था, अब एनडीए लड़कियों के लिए भी होने लगा ना। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह ग्राम प्रधान से लेके छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक बोर्ड में भी महिलाएं डायरेक्टर बैठ रही हैं। तो बोर्ड तो टॉप लेवल की बात हो गई। ग्राम प्रधान का सबसे छोटा इलेक्शन माना जाता है। ग्राम प्रधान से लेके एमएलसी, एमपी, एमएलए और कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, ऐसे बहुत सारे इलेक्शंस होते हैं। अब कुछ ऐसा सिस्टम हो गया कि महिलाओं की सीट रिजर्व कर देते हैं। अब जब महिलाओं की ग्राम प्रधान में इलेक्शन के लिए सीट रिजर्व हो जाएगी, क्योंकि ग्राम प्रधान में सीट रिजर्व क्यों करनी पड़ी, आप बताइए, लॉजिक बताइए कि ग्रामीण क्षेत्र में सीट रिजर्व क्यों कर रहे हैं। देखो ऐसा होता है कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र होता है तो वहाँ पे थोड़ी सी लाज लज्जा और शर्म आया ज़्यादा होती है, मतलब समाज को ज़्यादा कंसिडर किया जाता है क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल में समाज होता है ना, वहाँ पे एक्चुअल में समाज होता है। और ऐसा बोला भी जाता है कि अपने बच्चों को ज़मीन से कनेक्टेड रखना चाहिए, समाज से कनेक्टेड रखना चाहिए, तो उनको सही और गलत में अंतर पता चलता है। इसका भी लॉजिक मैं आपको बताती हूँ। आप कई बार क्या होता है, अभी आप देख रहे हो बहुत सारे तलाक के केस होते हैं, बच्चे शादी कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो सोशल मीडिया किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, कितने हज़ारों लोग देख रहे हैं, उनके फॉलोवर्स भी कितने ज़्यादा हैं, मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। वो क्या कर रहे हैं, पहले एक के साथ शादी कर रहे हैं, फिर उसके साथ डाइवोर्स ले रहे हैं, फिर दूसरे के साथ शादी कर रहे हैं, फिर डाइवोर्स ले रहे हैं। जनता आजकल यही देखना चाह रही है। तो इट मीन्स वो क्या मैसेज जा रहा है कि यार अच्छा ये व्यक्ति है, ये व्लॉगर है, इसके इतने सब्सक्राइबर्स हैं, इसको इतने लोग चाहते, इतने लोग पसंद करते हैं। आपको पता है मेरी 1300 वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पे और मेरे अभी 20-21 हज़ार के आसपास ही सब्सक्राइबर हैं और इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मैंने उस पर डाल रखे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं कि अगर कोई सारी वीडियो देख ले तो बहुत इंटेलिजेंट हो जाएगा, लेकिन कोई देखेगा नहीं। वहीं आप लोग क्या देखना चाह रहे हैं, लोग ये देखना चाह रहे हैं आज आपके घर में क्या बनाया, कैसे बनाया, कैसे खाया, कैसे खाओगे, कहाँ जाओगे, क्या करोगे, कौन सहेली कौन सहेला, ये सब चीज़ें देखना चाह रहे हैं। पर्सनल लाइफ देखना चाह रहे हैं, दूसरों की देख रहे हैं, अपनी नहीं देख रहे। और वही लोग कर रहे हैं। अब कोई यूट्यूब पे बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच गया, वो ऑडी ले आया, वो BMW ले आया, मर्सिडीज ले आया, जैगवार ले आया, सिर्फ क्या करके दाल दिखा के, रोटी दिखा के, सब्जी दिखा के, पानी दिखा के, देयर इज नो कॉन्सेप्ट। ओके, अब देख लिया जी, वो बड़ा भी हो गया, अब उसने शादी भी कर लिया, अब दोनों लड़का लड़की दोनों डांस कर करके दिखा रहे हैं, दोनों व्लॉगिंग कर रहे हैं, दोनों पैसे कमा रहे हैं। अब थोड़े दिन क्या हुआ, उन्होंने अपने घर की चीज़ें इतनी शो ऑफ कर दी कि उनके आपस में ही लड़ाई बजने लगी। अब आपस में लड़ाई बजने लगी, आई कांट सर्वाइव विद यू, आई कांट, बस हो गया, आई कांट। अब एक दूसरे को काटने लगे, कांट करने लगे। अब क्या होगा, उनका डाइवोर्स होगा और वो डाइवोर्स लेने में भी कोई हिचकिचाएंगे नहीं और सिर्फ सिंपल सी बात बोलेंगे कि दिस इज द फेस ऑफ लाइफ, इट सम टाइम हैपन, इट मे बी हैपन, इट इज़ अ बैड फेस,
इट्स ओके, मतलब वो उसके लिए जिंदगी का फेस है, शादी करना उसके लिए एक फेस था। समझो मेरी बात, जबकि एक सामाजिक आदमी के लिए वो पूरी जिंदगी होती है। और अगर सभी यही समझने लगे कि जिंदगी के फेस है, ऐसा कौन सा घर है जिसमें लड़ाई नहीं होती? ऐसा कोई एक घर दिखा दो जिसके अंदर लड़ाई ना होती हो। ऐसा कोई एक घर दिखा दीजिए जिस दिन कभी कभी मेल तो कभी कभी फीमेल, कभी कभी फीमेल ज्यादा चिल्लाती है, कभी कभी मेल ज्यादा चिल्लाता है। ऐसा कौन सा घर है जिसकी घर के अंदर लड़ाई नहीं होती? इवन भगवान श्री राम और माता सीता की भी तो लड़ाई हुई थी, नहीं समझ में आई बात? तो ऐसा कौन सा घर है जिसमें लड़ाई नहीं होती? लेकिन जो समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसकी रिस्पेक्ट वही है, क्योंकि अगर वो डाइवोर्स लेगा तो उसकी समाज में कोई इंपॉर्टेंस होगी ना, उसे कोई मानेगा और पहचानेगा। लेकिन किसके लिए? जिसके पास समाज है, जो समाज से कनेक्टेड है। लेकिन जो समाज से कनेक्टेड नहीं, उसके लिए इट्स अ बैड फेस ओनली। भाई तेरे बैड फेस की वजह से एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई, यस और नो? लेकिन उनके लिए सिर्फ वो फेसेस है। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जिंदगी में चाहे कितना भी बड़ा हो जाना, कितने भी बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाना, CFO बन जाना, CMD बन जाना, डायरेक्टर बन जाना, लेकिन समाज से कनेक्टेड हमें रहना चाहिए, क्योंकि समाज की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। जो व्यक्ति समाज को समझता है वो बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज कर लेता है जो कि उसी के भले के लिए होती है। अब अगर हम देखें, हमें अपने माँ बाप को देखना चाहिए, हमें उन्हें नहीं देखना चाहिए जो करोड़ रुपए कमा रहे हैं, जो व्लॉगिंग कर रहे हैं। आपको उन्हें वो रोल मॉडल नहीं है। आपके रोल मॉडल आपके घर में आपके माता पिता है। हमें अपने पेरेंट्स को देखना चाहिए, उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया। उनकी लाइफ से हमारी लाइफ बेटर है, और हमारी रिस्पेक्ट उसमें है जो हमारे बच्चों की लाइफ हमसे ज़्यादा बेटर हो, उसमें है सक्सेस। ये सक्सेस नहीं है कि हमने यूट्यूब पे किसी को देखा और उसे देख के बस हम इंप्रेस हो गए, ओए होए क्या गाड़ी लेके आए भाई। गाड़ी इज नॉट अ रिस्पेक्ट सिंबल, यस और नो? अ स्टेबल अ स्टेगनेंट लाइफ इज अ सिंबल। हिंदुस्तान की नारी का एग्जाम्पल दिया जाता है। हिंदुस्तान की जो संस्कार हैं वो पूरे विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन धीरे धीरे वो सब खराब हो रहे हैं। और खराब कौन कर रहा है? खराब कौन कर रहा है? हम लोग ही खराब कर रहे हैं, चीज़ों को प्रमोट कर करके, प्रमोशन दे दे के। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, सोच जो होनी चाहिए ना वो बहुत ऊंची होनी चाहिए, लेकिन लाइफ बहुत सिंपल होनी चाहिए, यस और नो? तो आप देख भी रहे होंगे मैं कुछ गलत कह रही हूँ? आपने देखा होगा क्या चल रहा है, कल्चर क्या चल रहा है आज की डेट में, कल्चर क्या चल रहा है। तो आप उसे अपना कल्चर ना माने। आपका कल्चर आपकी फैमिली है। हमें अपनी फैमिली को देख के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे बाद हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको समाज में फेस करना। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, आप दिल्ली में रह रहे हो, दिल्ली में पढ़ रहे हो, दिल्ली में पढ़ाई करने आ रहे हो, आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ने के लिए भेजा, आपको ऑफिसर बनते हुए वो देख रहे हैं, उनका सपना है। योर पेरेंट्स आर वेटिंग द डे व्हेन यू बिकम अ कंपनी ऑफिसर, योर पेरेंट्स आर वेटिंग द डे व्हेन यू बिकम कंपनी सेक्रेटरी, यस और नो? उनका वो सपना है। अब वो वहाँ पे जहाँ भी रह रहे हैं, अपनी शहर में, अपनी सिटी में, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। कई बार उनका सबसे बड़ा स्ट्रगल पता है क्या होता है? आप जानते नहीं हो, आप उस चीज़ को फील नहीं कर सकते। सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है एक माँ का अपने बच्चे को दूर करना, सबसे बड़ा स्ट्रगल है ये। पैसा स्ट्रगल नहीं होता, लेकिन ये सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है जब एक माँ अपने बच्चे को अपने आप से दूर करती है, सिर्फ इस वजह से कि ये कामयाब हो जाएगा। तो उस बच्चे की जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है कि मुझे अपनी माँ का सपना पूरा करना है, मुझे अपने पापा का सपना पूरा करना है। लेकिन वहीं जब वो बच्चा राह भटक जाता है तो वो अपनी माँ से सिर्फ एक ही चीज़ दे पाता है, वो होती है सिर्फ एक गहर पीड़ा। और उस पीड़ा का दर्द इतना गहरा और इतना गंभीर होता है कि वो बच्चा जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाता। ये ध्यान रखना हमेशा। तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, मैं तो ये कहती हूँ, थोड़ा कम पढ़ लेना, थोड़ा कम पढ़ लेना, CS एग्जीक्यूटिव कर लेना, नहीं पढ़ा जाए पेरेंट्स को बता देना, लेकिन गलत राह पे मत जाना। अपने पेरेंट्स के साथ चीटिंग मत करना, अपने माँ बाप के साथ चीटिंग मत करना। तो वो माँ जब एक यही सपना लेके अपने बच्चों को आगे भेजती है कि मेरा बच्चा CS बनेगा, और वो बन सकता है, लेकिन यहाँ की चकाचौंध, यहाँ की चार चांदनी, यहाँ का इंडिया गेट, यहाँ के इंडिया गेट पर रात को 12 बजे आइसक्रीम खाना, यहाँ पे PVR में जाना, यहाँ के मॉल में जाना, वो सिर्फ एक शान शौकत है। और वो सब आप कर सकते हो, आपके पास इतना पैसा आ जाएगा कि आपको मायने ही नहीं रखेगा। मान के चलो, आज की डेट में मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, सपोज करो एक अमृत सुखदेव ढाबा है सोनीपत में, अगर मैं वहाँ खाना खाने जाती हूँ, मैं वहाँ का फोटो लगाऊंगी? आप बताइए, वहाँ का फोटो लगाऊंगी? मैं क्यों लगाऊंगी भाई, क्यों लगाऊंगी? इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन बच्चे अगर वहाँ जाएंगे तो वहाँ का फोटो लगाएंगे ना, क्या है विजिट इन अमृत सुखदेव। मैं एक बात बता रही हूँ, एक सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। सिंपल सी बात आप ये समझिए कि आप जो है ना, आपको अपनी लाइफ को कैसे लेके चलना है, ये आपके हाथों में। इसीलिए अपनी लाइफ को थोड़ा सा स्टेबल लेके चलना, पढ़ाई भी करना, मैं ये नहीं कह रही खाली पढ़ाई करना, चीज़ों को भी देखना, लोगों से बातचीत भी करना ज़रूरी है, फ्रेंड्स बनाना ज़रूरी है, फ्रेंड्स सर्कल होना ज़रूरी है, फ्रेंड्स होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फ्रेंड्स अपने साथ वाले।
आपने अगर ऐसे लोगों के साथ, अब ये वो वाला टाइम तो है नहीं कि लड़का फ्रेंड है लड़की फ्रेंड है, हाँ वो तो है नहीं। अब आजकल यू आर डूइंग अ प्रोफेशनल कोर्स, अ टॉप क्लास ऑफिसर कोर्स, तो यहाँ पे मेन चीज है कि आपकी सोच कैसी है। अच्छे फ्रेंड्स होना इसलिए जरूरी है, अच्छा सर्कल होता है, और सर्कल से कैरियर पे बहुत फर्क पड़ता है। पेरेंट्स का सपोर्ट होना जरूरी है, पेरेंट्स से कनेक्ट रहना जरूरी है। तो मेन चीज है कि कोर्स बड़ा है, कोर्स थोड़ा सा लंबा है, जर्नी थोड़ी लंबी है, तो आपकी राह सही होना जरूरी है। आर यू गॉट द पॉइंट? आपको सब कुछ मिलेगा, मैं आज बता रही हूँ, आपको ध्यान रखना मेरी बात। आपको एक अच्छी गाड़ी मिलेगी, आपको एक अच्छा घर मिलेगा, आपको एक अच्छा पार्टनर मिलेगा, सब कुछ आपके लिए रेडी है, लेकिन बस आपको कुछ दूरी क्या करनी है, तय करनी है। और जब तक वो दूरी तय नहीं करोगे तो वहां तक नहीं पहुंच सकते। समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए जी, अब मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया महिलाओं का, मैंने महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एग्जाम्पल देके बताया। मैंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन आया, टू द पॉइंट बात बता रही हूँ। तो वहाँ पे रिजर्वेशन इसलिए रखा गया क्योंकि अगर किसी गांव में कोई इलेक्शन है और वहाँ पे कहा जी गांव में ग्राम प्रधान का इलेक्शन होना है, तो ऑब्वियस सी बात है महिलाएं तो सामने नहीं आएंगी क्योंकि पुरुष प्रधान देश है। लेकिन जहाँ कानून ने ये कहा कि भाई महिला को तुझे लाना पड़ेगा, कि क्यों, कि महिला की तो सीट रिजर्व है। अब बताओ क्या महिला सामने आएगी कि नहीं आएगी? तो उससे महिलाओं को प्रमोशन मिला कि पहले वहीं से उठाओ जहाँ पे महिलाओं को कम प्रमोट किया जाता है। जैसे गांव में जनरली ऐसा बोला जाता है महिलाएं घर के अंदर रहती हैं, थोड़ा सा वहाँ पे मैंने आपको बताया समाज को देखते हुए कुछ सामाजिक चीज़ें हैं, रीति रिवाज। दिल्ली के अंदर ऐसा नहीं है, दिल्ली के अंदर ऐसा है, दिल्ली के अंदर तो कुछ समझ ही नहीं आता ये कहाँ का है, ये बंगाल का है, महाराष्ट्र का है। दिल्ली के अंदर ऐसा कोई, दिल्ली के अंदर कभी ऐसा होता है कि आप अपने सोसाइटी से निकले, आप अपने फ्लैट से निकले, तो फ्लैट से निकलते ही आप ये सोच रहे हो यार मेरे अंकल ना देख ले मुझे, मेरी आंटी ना देख ले, वो वाले अंकल ना देख ले, अड़ोसी ना देख ले। कोई अड़ोसी कौन, पड़ोसी कौन, कहाँ का कोई मतलब, क्योंकि यहाँ पे कोई समाज नहीं है। वहीं छोटे कस्बे, छोटे शहर में बच्चों को डर लगता है, खौफ रहता है बच्चों को कि कहीं अंकल ना देख ले, कहीं आंटी ना देख ले, दादा ने देख ले, दादा का दोस्त ना देख ले, चाचा ना देख ले, चाचा का दोस्त ना देख ले, और यही नहीं पता कौन थप्पड़ मारना कहाँ शुरू कर दे। तो उनके मन में भय रहता है। अब यहाँ पे तो कोई भय का मतलब ही नहीं है, तो यहाँ तो आपको खुद ही अपने आप को स्टेबल करना पड़ेगा। तो इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र से क्या किया गया, सीट को रिजर्वेशन करना स्टार्ट किया गया। और आप इंडिया का टॉप मोस्ट कोर्स कर रहे हो, इससे ऊपर कोई कोर्स नहीं है। यहाँ पे भी बोर्ड रूम में महिलाओं के लिए सीट क्या कर दी गई, रिजर्व कर दी गई। लॉजिक और रीजन सिर्फ यही था कि इंटरनेशनल मंच से हम ये संदेश दे सके कि हमारा देश सिर्फ महिला पुरुषों को नहीं, महिलाओं को भी साथ लेके चल रहा है। पार्लियामेंट के अंदर हमारी इतने % महिलाएं हैं, हमारे बोर्ड रूम में इतनी कंपनीज की CFO CMO महिलाएं हैं, हमारे देश के अंदर इतने स्टेट्स की मिनिस्टर जो है महिलाएं हैं। तो इस चीज़ का आपने देखा होगा जब भी हमारी सेंट्रल मिनिस्ट्री होती है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, तो महिलाएं जरूर होती है। अगर आपने देखा हो, इट गिव्स अ मैसेज टू द सोसाइटी, इट गिव अ मैसेज टू द वर्ल्ड कि हमारे देश की महिलाएं भी कदम से कदम मिला के चल रही। यस और नो? हालांकि महिलाओं को अगर कंपेयर किया जाए तो महिलाओं का संघर्ष पुरुषों से बहुत अधिक होता है, क्योंकि उनके मैं एक बार स्टेटमेंट सुन रही थी, शीला दीक्षित जी का नाम आपने सुना होगा, हालांकि आज वो हमारे बीच नहीं है। मैं शीला दीक्षित जी को जब सुन रही थी तो उन्होंने बोला कि जब मैं अपनी CMO ऑफिस में जाती हूँ तो मैं अपने घर के छोटे मोटे काम देख के उन्हें फिनिश करके तब जाती हूँ। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर ये स्टेटमेंट दे रही है, तो फिर हम और आप तो है ही क्या? तो हम और आपको तो थोड़ा बहुत अपना, चाहे कितने भी हमारे यहाँ पे सर्वेंट्स है, सब कुछ है, लेकिन स्टिल हमें अपने घर को मैनेजमेंट अपने कंट्रोल में करना पड़ता है। तो महिलाओं की सबसे पहली बात तो एक महिला माँ होती है, और एक माँ का संघर्ष बहुत ज़्यादा होता है कि वो अपने कैरियर को भी स्टेबल करना चाहती है और अपने बच्चे का लालन पालन भी अच्छा करना चाहती है। वहीं आके वो एक असमंजस स्थिति में आ जाती है, लेकिन वो दोनों चीज़ों को इतनी खूबसूरती से मैनेज करती है कि वो बच्चे को भी एक अच्छा इंसान बनाती है और कंपनी को भी एक बड़ी कंपनी बनाती है। तो ये भी एक काबिलियत की बात है, और वो काबिलियत महिलाओं के अंदर है। मैं इसलिए तारीफ नहीं कर रही कि मैं महिला हूँ, मैं इसलिए तारीफ कर रही हूँ, बात प्रूव है, हैंस प्रूव है। जब भी कभी एक पुरुष घर के अंदर आता है, बैग उड़ा देता है 360 डिग्री पे, शूज कहीं होंगे, सामान कहीं होंगे, लेकिन महिला का नेचर होता है कि वो चीज़ों को बहुत संभाल के, संजो के, सेटिंग से बड़े अच्छे तरीके से रखती है। यस और नो? हाउस मैनेजमेंट बहुत अच्छा रखती है। आर यू गॉट द पॉइंट? तो वो बाय बर्थ ही होता है, तो इसीलिए फिर वो कंपनी को भी उतने अच्छे सेटल तरीके से चलाती है। समझ में आ रही है बात? अब आगे सुनो। रेजिडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया कंपनी एक्ट 2013 के अंदर।
क्यों ये रेजिडेंट डायरेक्टर का मतलब क्या है? रेजिडेंट डायरेक्टर का मतलब एक ऐसा डायरेक्टर जो इंडिया में कम से कम 182 डेज लास्ट फाइनेंशियल ईयर में रिजाइड किया हो। हर कंपनी में एक डायरेक्टर रेजिडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है। किसका लॉजिक क्या है? कि इसका लॉजिक ये है भाई साहब, तुम इंडिया में कंपनी चला रहे हो और कल को अगर कंपनी को स्कैम कर देती है, कोई फ्रॉड कर देती है, आरओसी को कोई मैसेज देना है, आरओसी को कोई नोटिस भिजवाना है, कोई रेजिडेंट डायरेक्टर ही नहीं है। तो इसीलिए इन्होंने कहा हर एक कंपनी में रेजिडेंट डायरेक्टर का होना जरूरी है। उसके बाद आगे आया एक कॉन्सेप्ट स्पेशल कोर्ट्स का, कि स्पेशल कोर्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, कि मैं आपको बता देती हूँ, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस को सुनवाई करने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है, क्रिमिनल कोर्ट्स में। तो इन्होंने कहा जो कंपनी लॉ के कुछ क्रिमिनल केसेस हो जाते हैं, जैसे फ्रॉड कर दिया, सेक्शन 447 का स्कैम कर दिया, तो ऐसी स्थिति में काम करते हैं, कुछ स्पेशल कोर्ट्स का गठन करते हैं। स्पेशल कोर्ट का गठन करने का ऑब्जेक्टिव होता है स्पीडली डिस्पोजल ऑफ केसेस। अलग तरीके की कोर्ट बना दी। समझ में आई बात? सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स सेक्शन 118 सबसेक्शन 10 कंपनी एक्ट 2013 के अंदर ये मान्यता दी गई कि जो भी कंपनीज होगी इंस्टीट्यूट आईसीएसआई के द्वारा इशू किए गए सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स का पालन करना बेहद ज़रूरी है। ये एक सप्लीमेंट का रोल प्ले करते हैं, सब्स्टिट्यूट नहीं है। सेक्रेटरी ऑडिट एक ऐसा ऑडिट आया जो बेहद खुशी होती है, इट्स अ न्यू स्कोप टू अ बडिंग कंपनी सेक्रेटरी, कि अब कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनको एक ऐसा ऑडिट कराना है जो सीएससी करेगा, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी करेगा और कोई नहीं कर सकता। तो हर एक लिस्टेड कंपनी और ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़, उसकी बोरो यहाँ पे पहले जो कॉन्सेप्ट था सेक्टरल ऑडिट का वो सिर्फ पब्लिक कंपनी पे था, लेकिन आज की डेट में ये कॉन्सेप्ट जो है वो प्राइवेट कंपनीज पे भी आ गया। उन्होंने कहा अगर किसी की बोरोइंग 1000 करोड़ से ज़्यादा है तो उनको भी सेक्टरल ऑडिट कराना कंपलसरी है। बस ये चेक करना सारे लॉज फॉलो किए या नहीं किए। क्लास एक्शन सूट का अपने आप में एक नया एक हिस्सा और एक इतिहास है। मैं बताना चाहूंगी आपको क्लास एक्शन की कहानी। एक्चुअली जब मैं कंपनी एक्ट 2013 आया था तो इसकी स्टडी कर रही थी विद रीजंस, विद लॉजिक्स। कंपनी एक्ट 1956 के तहत एक स्कैम हुआ था हमारे देश के अंदर, बहुत बड़ा सत्यम स्कैम। और सत्यम स्कैम जब हुआ था तो उसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स के पैसे खत्म हो गए थे, जीरो हो गए थे, आप एक तरीके से मान लीजिए। तो उस कंपनी के अंदर रातों रात पैसे खत्म हो गए थे क्योंकि बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था, लोग कंगाल हो गए थे। अब जो कंपनी के प्रमोटर थे कुमार मंगलम राजू के नाम से उन प्रमोटर का नाम था, जो राजू थे वो तो जेल चले गए। लेकिन जेल जाने से जिन लोगों के पैसे थे वो पैसे वापस तो नहीं हुए, कंपनसेशन तो नहीं मिल रहा। लेकिन वहीं उस कंपनी के अंदर कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स थे जो फॉरेन कंट्री के थे, और जो फॉरेन कंट्री के शेयर होल्डर्स थे उनको कंपनसेशन दिया गया क्योंकि फॉरेन लॉज उन्हें परमिशन देता था, और इंडियन शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिला। वहाँ से हमारे देश ने एक सीख ली कि भैया किसी को जेल में डालने से किसी के घर की नुकसान की भरपाई नहीं होती। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया क्लास एक्शन सूट, कि अगर एक क्लास है और उसका कोई नुकसान हुआ है तो उसको कंपनसेशन पहले देना होगा, तो भरपाई होगी पैसे से। समझ में आई बात? जो कॉन्सेप्ट पहले नहीं था। रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कॉन्सेप्ट है। रोटेशन ऑफ ऑडिटर क्या है? मान के चलो एक कंपनी एक्स लिमिटेड है, उसमें ऑडिटर अपॉइंट किया क्योंकि वो सारे अकाउंट चेक करेगा और फिर उसकी रिपोर्ट बना के देगा। अब मान के चलो मिस्टर ए को हमने अपनी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट कर लिया 2000 में, और 2023 आ गई, 23 साल से वही ऑडिटर है। तो अब वो ऑडिटर कम है, इंडिपेंडेंट रिव्यू कम देंगे वो, अब हमारे रिश्तेदार ज़्यादा हो जाएंगे। क्यों? 23 साल से भाई साहब एक ही है। उन्होंने कहा ये लफड़ा नहीं चलेगा, अब रोटेट हो, बदले जाएंगे। विजिल मैकेनिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया कि अगर मान के चलो कंपनी के अंदर कोई अनएथिकल प्रैक्टिस चल रही है तो कंपनी का एम्प्लॉय जो है बोर्ड को रिपोर्ट करेगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बताएगा, और जो इस बात की जानकारी देगा, विक्टिम जो होगा, उसको सेफ गार्ड दिया जाएगा, उसकी बात किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, और कंपनी में जो गलत हो रहा है उसकी क्या हो जाएगी? रिपोर्टिंग। तो इसे बोलते हैं विजिल मैकेनिज्म सिस्टम। क्या बोलते हैं? CSR, जबरदस्ती का दान। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन 135 के तहत ये कहा गया कि आज की डेट में चाहे इंडियन कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, इंडियन ब्रांच है, फॉरेन ब्रांच है, कोई भी अगर एक लिमिट से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी कंपलसरी समाज के लिए दान करना पड़ेगा। सेक्शन 135 है, बहुत डिटेल में है। तो ये कॉन्सेप्ट आया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ई वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग, इवन आप अपने घर से भी क्या कर सकते हो? वोटिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। ये इस तरीके के कॉन्सेप्ट जो हैं कंपनी एक्ट के अंदर क्या किए गए बच्चों? इंट्रोड्यूस किए गए। ये सिर्फ अभी आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ है जिसमें मैंने हिस्ट्री बताई और कंपनी एक्ट 2013 में क्या क्या चेंजेस आए, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ योर स्टडी।
ये आपका जो स्टडी मटेरियल है आईसीएसआई न्यू सिलेबस का जो स्टडी मटेरियल उसके अंदर से मैं पढ़ा रही हूँ, और ये फर्स्ट चैप्टर है आपका। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम अगली क्लास में कुछ डॉक्ट्रिन्स पढ़ेंगे, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर ईगो वगैरह हम पढ़ेंगे। तो ये डॉक्ट्रिन जो है आपके अभी जो पुराने ओल्ड सिलेबस में दिखा रही थी उसमें ही आया था पेपर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। डॉक्ट्रिन से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, चलिए। क्या चीज़ बेटा? विजिल